दोस्तों, इस न्यूज़ में हम समझने वाले हैं कि आखिर क्यों सरकार पार्टिकुलरली दिल्ली और राजस्थान की जो गवर्नमेंट है अपने जेल में बंद कैदियों के डाटा को कलेक्ट कर रही है। उनके डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं, उनके आँखों की स्कैनिंग करी जा रही है ताकि फ्यूचर में अपराध यदि हो, कोई व्यक्ति रिपीटेड अपराध ना कर सके, और करता है तो तुरंत उसकी पहचान हो जाए। इसके लिए सरकार इनका डेटा कलेक्ट कर रही है। तो दिल्ली और राजस्थान की पुलिस भारत में पहली बार सभी गिरफ्तार लोगों और आरोपियों का बायोमेट्रिक डेटा रिकॉर्ड स्टोर और एनालिसिस कर रही है। इस बायोमेट्रिक डेटा में बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, जैसे कि इस बार कुछ अच्छे से ही ये काम किया जा रहा है। इसमें आपका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, आँख की रेटिना का स्कैन किया जाएगा। इसके अलावा आपकी आइरिस का भी, मतलब आँखों की जो पुतली होती है ना, उसकी भी स्कैनिंग की जाएगी। ये डेटा हर आरोपी व्यक्ति से लिया जा रहा है, चाहे वो गिरफ्तार हो या फिर नहीं हो। दिक्कत यहाँ पर ये हो जाती है। आगे चल के पुलिस अधिकारियों ने ये बताया है कि फॉरेंसिक लैब्स की सीमाओं के कारण अभी तक डीएनए कलेक्शन चालू नहीं हो पाया है। डीएनए आमतौर पर ब्लड सैंपल से लिया जाता है, मतलब डीएनए प्रोफाइलिंग अभी भविष्य की योजना है, ये चालू नहीं हो पाई है। सरकार का कहना है कि मार्च 2025 से, ठीक है, मार्च 2025 से ये बायोमेट्रिक डेटा क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 के अंतर्गत कलेक्ट किया जा रहा है। ये कानून संसद ने 2022 में पास किया था, लेकिन अब इसको दिल्ली और राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सरकार लागू कर रही है। और जाहिर सी बात है, राजस्थान में भी बीजेपी है, दिल्ली में भी बीजेपी है, तो इस कानून का विरोध करने वाला कोई सामने आने वाला नहीं है। इस एक्ट के अंतर्गत पुलिस को शारीरिक और बायोलॉजिकल सैंपल कलेक्ट करने और विश्लेषण करने का अधिकार रहता है। दिक्कत वाली बात ये हो गई है कि आज के टाइम में आधार कार्ड का तक कोई भरोसा नहीं रह गया है, जिसके माध्यम से पता नहीं कितने फ्रॉड हो जा रहे हैं। तो लोगों का जब आँखों का स्कैनिंग ले लिया जाएगा, डीएनए का सैंपल ले लिया जाएगा, तो पता नहीं कितने बड़े बड़े फिर आने वाले टाइम पीरियड में धोखाधड़ी इससे होंगे। ये कानून पुलिस और जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, सेंट्रल एजेंसीज हैं, उनको किस किस चीज़ की अनुमति दे रहा है। वो नमूना कलेक्ट करेंगे, डेटा को स्टोर करेंगे, डेटा का एनालिसिस करेंगे, फिजिकल सैंपल, इसमें फिंगरप्रिंट एंड फोटोग्राफ्स आ जाते हैं, बायोलॉजिकल सैंपल है जैसे कि ब्लड, सलाइवा एंड हेयर, इनका भी कलेक्शन लिया जाएगा। हालांकि इस कानून और नियमों में डीएनए कलेक्शन या फिर फेस मैचिंग का क्लियरली उल्लेख नहीं है। इसके बावजूद भी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने सभी राज्यों की पुलिस को जानकारी दी है कि ये प्रक्रियाएं भी आने वाले टाइम पीरियड में लागू हो जाएंगी। लगभग 1300 स्थान जैसे कि थाना, जिला पुलिस, राज्य मुख्यालय में ये व्यवस्था आने वाली है। अब इसको लागू कौन करेगा? तो इसको लागू करने की जिम्मेदारी है एनसीआरबी की। इसने पुलिस अधिकारियों के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी तैयार कर लिया है कि कौन कौन से कदम और कौन कौन से तरीके आपको अपनाना है। एसओपी जो तैयार करी गई है, इसके अंतर्गत ना बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि उंगलियों के निशान, फिंगर इम्प्रेशन, पाम प्रिंट, हथेली के निशान, पैरों के निशान, फुटप्रिंट, फोटोग्राफ, आइरिस एंड रेटिना स्कैन, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल जैसे कुछ बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स को भी रिकॉर्ड किया जाएगा, जैसे कि आपका सिग्नेचर, हैंडराइटिंग एंड अन्य कोई पहचान की विधि भी हो सकती है। एनसीआरबी ने फॉरेंसिक लैब के साथ में बैठकें भी करी हैं ताकि डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए, डीएनए की भी प्रोफाइलिंग होने वाली है ना, तो इसके लिए लैब के साथ में बातचीत करी गई है। डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए कौन से डीएनए LOCI, ठीक है, मतलब डीएनए के ऐसे हिस्से जो पहचान करने में मदद करते हैं, उसका उपयोग किया जाएगा। ये सारा का सारा काम क्रिमिनल प्रोसीजर सिस्टम के अंतर्गत हो रहा है, जिसे एनसीआरबी ने बनाया है। वहीं राजस्थान के जो डीजीपी UR साहू का कहना है, ये कानून राज्य के कुछ पुलिस जिला मुख्यालयों में लागू कर दिया गया है। दिल्ली के एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि ये बायोमेट्रिक डेटा सभी अपराधियों का रिकॉर्ड
रखेगा, भले ही वो गिरफ्तार हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब सिर्फ गिरफ्तार नहीं, बल्कि जिन पर कोई आरोप भी है ना, उनका भी डेटा लिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया से पुलिस को अपराधियों की डिजिटल पहचान मिल रही है, जो दोहराए गए अपराधों को रोकने में मदद करेगी। लेकिन यहाँ पर प्राइवेसी और ह्यूमन राइट्स को लेकर के भी बहुत सारी चिंताएं पैदा हो जाती हैं। वहीं यदि हम नुकसान की बात करते हैं, तो सरकार या फिर पुलिस इस डेटा का यूज़ किसी नागरिक के सर्विलांस या फिर प्रोफाइलिंग के लिए कर सकती है। पार्टिकुलरली यदि कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ में आवाज़ उठा रहा है, ठीक है, या फिर सरकार की आलोचना कर रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पर टारगेट किया जा सकता है। मतलब इससे आम नागरिक की निजी ज़िंदगी पर अनावश्यक नज़र रखी जा सकती है। इसके बाद अगला जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा वो है डेटा सिक्योरिटी का। यदि बायोमेट्रिक डेटा हैक हो जाता है, लीक हो जाता है, तो अपराधी इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि बायोमेट्रिक पहचान जैसे उंगली के निशान को तो बदल नहीं सकते, इसलिए एक बार लीक हुआ डेटा लाइफ में दिक्कत पैदा कर देगा। फिर नॉन कंसेंशनल कलेक्शन। कई बार पुलिस ना बिना व्यक्ति की अनुमति के ही उसका बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट कर लेती है, भले ही उसे अदालत ने दोषी नहीं ठहराया। ये पर्सनल ऑटोनॉमी को प्रभावित करता है। इसके बाद कुछ कुछ चीज़ें जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन से भी जुड़ी हुई हैं, जैसे कि अपराधी मान लेने की प्रवृत्ति। किसी पर केवल आरोप लगा है और उसका आपने डेटा ले लिया है, इसका मतलब आपने गुनहगार मान लिया है। ये इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी के सिद्धांत का उल्लंघन है, जो कि भारतीय संविधान और मानव अधिकारों का जड़ है। फिर भेदभावना की भी संभावना होती है। पुलिस जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर कुछ समूहों का ज़्यादा डेटा इकट्ठा कर सकती है। इससे टारगेटेड सर्विलांस और भेदभावपूर्ण व्यवहार बढ़ सकता है। फिर लॉन्ग टर्म डेटा रिटेंशन। कानून ये क्लियर नहीं करता है कि डेटा कितने समय तक रखा जाएगा। क्या किसी बेकसूर व्यक्ति का डेटा हमेशा के लिए सरकारी रिकॉर्ड में रहेगा? इसके अलावा कुछ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल भी इश्यूज हैं, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया है। इसके अलावा जुडिशियल ओवरसाइट की भी यहाँ पर कमी है। अभी इसमें कोई स्वतंत्र निगरानी व्यवस्था नहीं है कि पुलिस बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग कैसे कर रही है। मतलब ये मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। इसके बाद सीधे चलते हैं हम साइंस वाली न्यूज़ की तरफ और डिस्कस कर लेते हैं आज मेन जो टॉपिक आए हैं साइंस से रिलेटेड, क्योंकि आज संडे के दिन एडिटोरियल नहीं रहता है, इसलिए आज हम ज़्यादातर साइंस वाली न्यूज़ के ऊपर फोकस करते हैं। एम्बिएंट एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं, मतलब जो पॉल्यूशन एयर में मौजूद है, इसके चलते चलते 7.2% डेथ हो रही है हर साल मेजर इंडियन सिटीज़ में, बड़े बड़े शहरों में। छोटे छोटे जो टिनी पार्टिकल्स रहते हैं, ये हवा में फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। इनको हम पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। ये रिड्यूस कर सकते हैं हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, लगभग 5 साल हम लोग कम जीते हैं। लेकिन एयर पॉल्यूशन यदि ट्रैफिक के चलते चलते हो रहा है, तो ये कहीं और भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति पैदा कर देता है। वाट इज़ शोन बाय नॉर्मल अर्बन एयर। नॉर्मल जो शहरी हवा है वो तो ठीक है, लेकिन यदि ट्रैफिक वाली जगह की हम बात करते हैं, जहाँ पर गाड़ियों के चलते चलते बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, यहाँ तक कि लोग जो है स्पेंड करते हैं केवल 8% ऑफ देयर डे commuting, they get exposed to 33% of their daily pollution during the time। मतलब हालांकि लोग दिन का केवल 8% टाइम ही यात्रा करने में दे रहे हैं, लेकिन इस दौरान उनको 33% प्रदूषण का सामना करना पड़ जा रहा है। आईआईटी खड़गपुर के जो शोधकर्ता हैं, उन्होंने ये पाया है कि भले ही ट्रैफिक से होने वाला प्रदूषण हेल्थ के ऊपर बुरा असर डाल रहा है, लेकिन बहुत से लोग इसके खतरे को नहीं जानते। इसलिए उन्होंने एक वेब ऐप बनाया है जिसका नाम है ड्रम, मतलब डायनामिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी। मतलब जो लोगों को स्वस्थ और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए रूट का विकल्प देता है। अब ये जो ड्रम ऐप है, ये आपको 5 प्रकार के रूट्स बता रहा है। सबसे पहले बोलता है कि आप
एकदम छोटे से रास्ते से होते हुए जाइए। सेकंड बोलता है कि आप एकदम तेज गति से कार चला सकें ऐसे रूट का यूज़ करिए। तीसरे नंबर में आता है लीस्ट एक्सपोजर टू एयर पॉल्यूशन, सबसे कम प्रदूषित जगह। लीस्ट एनर्जी कंजप्शन रूट, ऊर्जा की सबसे कम खपत वाला रास्ता। एंड सजेस्टेड रूट, ए बैलेंस्ड मिक्स ऑफ ऑल द अबव फैक्टर। पाँचवें नंबर में क्या बोला जा रहा है, ये पांचों जो चारों चीज़ बताए हैं इनमें से आप मिक्स चीज़ें कर लीजिए, बैलेंस बना के जाइए ऑफिस काम करने के लिए। ये जो रूट के विकल्प दिए गए हैं ये रियल टाइम हवा और ट्रैफिक डेटा पर बेस्ड होते हैं। जैसे कि दिल्ली में हुए प्रयोग में लीप रूट ने सेंट्रल दिल्ली में प्रदूषण के संपर्क को 50% से ज़्यादा कम कर दिया है, लेकिन यात्रा के समय को जो है 40% बढ़ा दिया है। वहीं LECR रूट ने साउथ दिल्ली में ऊर्जा खपत को 28% तक घटा दिया है। इस प्रकार से फायदा ही फायदा लोगों को हो रहा है। यदि आप ऐसे समझौते करें जैसे कि लंबा रास्ता लेकर के कम प्रदूषण, हर किसी के लिए व्यवहारिक नहीं होता, क्योंकि ईंधन ज़्यादा लग जाएगा, पेट्रोल डीजल ज़्यादा जल जाएगा। इसीलिए ये सिस्टम कमज़ोर वर्गों के लिए काफ़ी मददगार हो सकता है, जैसे बुजुर्ग, बच्चे या फिर अस्थमा के मरीज। ये जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था इसमें सबसे बड़ी टेक्निकल चुनौती थी रियल टाइम हवा और ट्रैफिक डेटा को जोड़ना। एक बड़ी समस्या ये भी है कि भारत में पर्याप्त वायु गुणवत्ता स्टेशन नहीं बनाए गए हैं। भारत को 4000 स्टेशनों की ज़रूरत है, लेकिन 1385 ही स्टेशन चालू हैं 2024 तक। तो रियल में आप कैसे बता दोगे कि आप यहाँ से निकलो, यहाँ पे पॉल्यूशन कम है, यहाँ से जाओ ये शॉर्ट पड़ेगा। दिल्ली हैज़ ओनली 40 मॉनिटरिंग स्टेशन, तो बहुत सारे जो एरियाज़ हैं वो लेफ्ट आउट हो चुके हैं। तो ये जो ड्रम की टीम है इसने यूज़ किया था डेटा फ्रॉम CPCB एंड वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स के माध्यम से। साथ ही साथ यूज़ किया जाता है एक टेक्निक जिसका नाम है सेगमेंट वाइज इंटरपोलेशन, ताकि एस्टिमेट किया जा सके पॉल्यूशन का एरिया वाइज। इसमें सेंसर्स जहाँ नहीं लगे हैं, बिना सेंसर के ही डेटा प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। इसके बाद ड्रम को तेज बनाने के लिए ये जब भी कोई यूज़र रूट डालता है ना, तब ताज़ा डेटा ही उठाता है। इसका बैक एंड तेज और फ्रंट एंड को सरल और साफ बनाया गया है। मतलब फ्रंट एंड किसको बोलेंगे, जो यूज़र को देख रहा है। ड्रम में ग्राफहोपर नाम की जावा टेक्निक पर आधारित रूटिंग लाइब्रेरी भी मौजूद है। ये मैप बॉक्स से रियल टाइम ट्रैफिक डेटा उठा रहा है। इससे ऐप को अलग अलग शहर और कार के लिए काम करने में मदद मिल जा रही। किससे? मैप बॉक्स, ग्राफहोपर। तो ड्रम एक रैंक बेस्ड एलिमिनेशन मेथड से काम करता है। कैसे करके काम करता है? पहले समय देखा जाता है, क्योंकि एक्सपोजर बराबर कंसंट्रेशन इनटू टाइम। इसके बाद डिस्टेंस देखी जाती है, ठीक। इसके बाद प्रदूषण का लेवल देखा जाता है। अंत में ऊर्जा की खपत भी देखी जाती है, जो ऊंचाई और गति के आधार पर तय करी जाती है। अंत में एक ऐसा रूट आपके सामने ला देगा जो इन सभी बातों का बैलेंस बना के चलेगा, और आप इस रास्ते से चलोगे तो ईंधन भी बचेगा, पॉल्यूशन भी कम होगा और जल्दी भी पहुंच जाओगे। दिल्ली के जो मुख्य सेक्टर है जैसे ईस्ट, साउथ, नॉर्थ एंड सेंट्रल, यहाँ से पता चला है कि जो शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट रूट्स हैं ऑफन पास थ्रू हाईली पॉल्यूटेड एरियाज। दिक्कत वाली बात यह हो गई है कि आप शॉर्टकट में जा रहे हैं, वो ज़्यादा प्रदूषण वाला एरिया है। तो समय की बचत के फायदे तो जो है ख़त्म ही हो जाते हैं। इसके बाद सिमुलेशन जब हो गया है, IIT खड़गपुर की मस्ट लैब अब इसे असल जीवन में टेस्ट करेगी। वे लोग क्राउडसोर्स डेटा का यूज़ करेंगे, जैसे कि सस्ते सेंसर जो गाड़ी, खंभा या फिर लोगों के पास में हो। इससे साइकिल और पैदल यात्री भी ड्रम में शामिल हो सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पहल है। ड्रम का जो अगला संस्करण है वो 2.0 रहेगा। इसमें मशीन लर्निंग मॉडल जैसे कि LSTM या फिर प्रॉफिट का उपयोग होगा, जो सिर्फ रूट ही नहीं बल्कि
निकालने का टाइम भी आपको बताएगा कि इधर से मत जाओ, ट्रैफिक है, दूसरे रास्ता ले लो। इससे ड्रम एक स्मार्ट मोबिलिटी असिस्टेंट बन जाएगा। इसके बाद साइंस की जो नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये पार्टिकुलरली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो गया है, यूरिनरी मतलब ये यूरिन से जुड़ा हुआ रोग है। इसमें पैथोलॉजी लैब ये देखती है कि कौन सा बैक्टीरिया है जिसके चलते चलते ये बीमारी हुई है, और ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक का यूज़ हम कर सकते हैं जिससे इसको हम मार सकें। अगर सारे एंटीबायोटिक्स असरदार हैं तो ठीक तो है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। मतलब बैक्टीरिया के खिलाफ, यानी बैक्टीरिया सब के खिलाफ रेजिस्टेंस हो जाता है। इस कंडीशन में दिक्कत पैदा हो जाती है। इसी समस्या को कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR। दुनिया में हर साल लगभग 50 लाख लोग इसी के कारण डेथ हो जाती है। 2050 तक ये जो संख्या है दुगनी हो जाएगी। इसे एक साइलेंट पेंडेमिक बोला जा रहा है, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ रही है लेकिन असर बहुत खतरनाक है। बात करते हैं कि ये समस्या क्यों बनी है। कंपनियां अब नए एंटीबायोटिक्स बनाने में दिलचस्पी नहीं ले रही हैं, क्योंकि ये दवाइयां कुछ दिन ही दी जाती हैं। नए एंटीबायोटिक्स को कम से कम इस्तेमाल किया जाता है ताकि बैक्टीरिया उसमें भी रेजिस्टेंस ना बना ले। इससे कमाई का फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसलिए रिसर्च भी कम हो गई है। सॉल्यूशन क्या है? बैक्टीरियोफेजेस। इसका सॉल्यूशन क्या बताया जा रहा है? बैक्टीरियोफेजेस। ये वायरस जैसे कण होते हैं जो सिर्फ बैक्टीरिया को मारेंगे। ये हमारे गट, पानी, मिट्टी, त्वचा हर जगह पाए जाते हैं। एक बैक्टीरिया के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा फेजेस होते हैं। एंटीबायोटिक्स से पहले फेजेस का यूज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता था, लेकिन एंटीबायोटिक्स आने पर इनका उपयोग जो है हमने बंद कर दिए। सोवियत यूनियन जैसे देशों में इनका यूज़ जारी रहा है, क्योंकि उन्हें एंटीबायोटिक्स नहीं मिलते थे। अब AMR की वजह से दुनिया इनको फिर से इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है। फेज थेरेपी कैसे करके दी जा सकती है? पहले नंबर की बात है नेचुरल फेज थेरेपी दिया जाना। पेशेंट के टिश्यू से बैक्टीरिया हम निकालते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा फेज उस बैक्टीरिया को मार सकता है, फिर वही फेज पेशेंट को दे देते हैं। सेकंड नंबर में जेनेटिकली इंजीनियर्ड फेजेस भी हो सकता है। लैब में बदले गए फेजेस होते हैं जो ज़्यादा तरह के बैक्टीरिया को ख़त्म कर देंगे। अभी तक वेस्टर्न कंट्रीज़ में फेजेस को ऑफिशियल ड्रग अप्रूवल नहीं मिल पाया है, लेकिन इमरजेंसी यूज़, कंपनसोनेट यूज़, स्पेशल एक्सेस के अंतर्गत कुछ पेशेंट को फेजेस दिए जा सकते हैं। बेल्जियम में एक अलग तरीका है जिसे मैजिस्ट्रल रूट बोलते हैं। इसमें फार्मेसीज किसी पेशेंट के लिए खास फेजेस तैयार करती है। यहाँ से फ्यूचर की टेक्निक का निर्माण होने वाला है। जीन पॉल पिर्नय और उनकी टीम ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो कि मरीज के शरीर से बैक्टीरिया को निकालेगा, उसका जीनोम पढ़ेगा, AI की मदद से सबसे सही फेज सिलेक्ट करेगा, उस फेज को वहीं बना करके पेशेंट को दे देगा। इस तरह के फेज को ड्रग नहीं बल्कि उस डिवाइस से रेगुलेट किया जाएगा। अगली वाली जो साइंस की न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ये 188 मतलब एस्टेटाइन 188 नाम के एक आइसोटोप की खोज से जुड़ी है, और उसका प्रोटॉन एमिशन पहली बार सफलतापूर्वक माप भी लिया गया। ये शोध यूनिवर्सिटी ऑफ जास्कायला फिनलैंड के वैज्ञानिकों की अगुवाई में हुआ है और इसे नेचर कम्युनिकेशन में पब्लिश भी किया गया। इसमें कौन सी खास बात हमको देखने को मिली है? आमतौर पर कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस अल्फ़ा, बीटा या फिर गामा पार्टिकल्स छोड़ करके टूटता है, लेकिन प्रोटॉन एमिशन बहुत ही रेयर होता है। 188 एक ऐसा आइसोटोप है जिसने एक प्रोटॉन छोड़ करके डिके किया है, मतलब अपने आप का क्षय किया है। इसे ही प्रोटॉन रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। इसका हाफ लाइफ सिर्फ 190 माइक्रोसेकंड का है, मतलब बहुत जल्दी ये टूट जाता है। बात करें कि इसको कैसे करके बनाया गया है, सिल्वर के एक
टारगेट को स्ट्रोंशियम आयन से टकराया जाता है। इसे फ्यूजन एवोपरेशन रिएक्शन बोलते हैं। इस प्रक्रिया में कई सारे आइसोटोप बने जिसमें 188 को एक खास उपकरण से पहचान लिए हैं, रिकॉइल आयन ट्रांसपोर्ट यूनिट रिकॉइल सेपरेटर से। बात करें यदि ये टूटता है तो इससे क्या होगा। 188 जब टूटता है तो प्रोटॉन छोड़ करके बनता है 187 पोलोनियम। हाफ लाइफ है 1.4 मिलीसेकंड की। 187 पीओ अल्फा डिके से 183 लेड बनाता है। आगे डिके होते रहते होते होते एक स्टेबल न्यूक्लियस फिर बन जाता है। बात करें कि ये खोज इतनी ज़रूरी क्यों है। प्रोटॉन इमिशन को समझना बहुत कठिन होता है। इससे हमें न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर और प्रोटीन रिच न्यूक्लियाई को समझने में मदद मिलती है। इससे फंडामेंटल न्यूक्लियर फिजिक्स की जानकारी और टेक्निक में काफ़ी उन्नति हो सकती है। इसलिए ये स्टडी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ये है, वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने बच्चों के गणित सीखने के तरीक़ों को समझने के लिए एक नया तरीका अपनाया है जिसे कहते हैं डिजिटल ट्विन्स। इसमें क्या किया गया है तो 45 बच्चों के लिए डिजिटल ट्विन्स बनाए गए हैं। ये डिजिटल ट्विन्स असल में पर्सनलाइज्ड डीप न्यूरल नेटवर्क मतलब कंप्यूटर के जैसा मॉडल है जो हर बच्चे के दिमाग के जैसे काम कर रहा है। बात करें कि ये मॉडल कैसे काम करता है। अब ये जो PDNNS है को वही हाथ से लिखे गए जोड़ और घटाव के सवाल हल करने को दिए गए जो बच्चों ने किए थे। फिर वैज्ञानिकों ने इस मॉडल्स की न्यूरल एग्जैक्टिबिलिटी को एडजस्ट किया। ये उस एग्जिटेशन इनहेबिटेशन बैलेंस का नकली रूप है जो असल दिमाग में होता है। मतलब पहले बच्चों ने हाथ से किए, फिर बच्चों के दिमाग का मॉडल कंप्यूटर में विकसित किया गया, फिर कंप्यूटर में क्वेश्चन को डाला गया। इससे पता चलता है कि जब मॉडल को किसी बच्चे के दिमाग के स्कैन और उसके गणित स्कोर से मिलाते हैं ना तो वो मॉडल भी वैसे ही परफॉर्म कर रहा था। जिन बच्चों को गणित में कठिनाई थे उनके डिजिटल ट्विन्स में ज़्यादा एग्जैक्टिबिलिटी डालनी पड़ी, मतलब उनके दिमाग में संतुलन सही नहीं था और उन मॉडल्स ने ज़्यादा गलतियाँ करी थी। मतलब क्या निकला, ये तरीका बताता है कि किन कारणों से कुछ बच्चों को गणित करने में दिक्कत होती है और वो उनके दिमाग की एग्जैक्टिबिलिटी बैलेंस से जुड़ा हो सकता है। आगे चल कर के इससे पर्सनलाइज्ड टीचिंग या फिर लर्निंग सपोर्ट बनाया जा सकता है। साइंस की जो अगली न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं ये टीनी वॉर्म से रिलेटेड है। ये किस प्रकार से टावर्स का निर्माण कर लेते हैं जब वो फूड की तलाश में रहते हैं। तो जो छोटे कीड़े होते हैं नेमाटोड्स जिनको बोला जा रहा है, खाना खोजते टाइम जीते जागते ये टावर बना लेते हैं। वैज्ञानिक लोगों ने देखा है कि बहुत छोटे कीड़े जिनको नेमाटोड्स बोलते हैं एक तरह के माइक्रोस्कोपिक वॉर्म्स होते हैं। जब खाना नहीं मिलता है ना तो ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ कर के टावर जैसी संरचना बनाते हैं। ये टावर की तरह हिलते डुलते हैं और ग्रुप में एक जगह से दूसरी जगह खाना खोजने के लिए निकल जाते हैं। अब ये जो व्यवहार है कहाँ पर देखा गया, वैज्ञानिकों ने ये टावर सड़े हुए फल, रोटिंग फ्रूट और फंगी इन्फेक्टेड मशरूम पर देखे। मतलब जब कोई इंसेक्ट उनके पास आता है तो कुछ टावर उस पर चिपक भी गए और उससे नई जगह पहुंच गए। इस प्रक्रिया को कहते हैं हिचकिंग, यानी सवारी के रूप में उस कीड़े का इस्तेमाल कर लेना। फिर लैब में उन्होंने कई सारे नेमाटोड्स को भूखा रखा और उन्हें एक चढ़ने की लायक चीज़ दी। उसमें पता चला कि सभी उम्र के कीड़े चाहे छोटे हों और बड़े हों टावर बना लेते हैं, बराबरी से योगदान करते हैं। किसी एक की उम्र या फिर ताकत से फ़र्क नहीं पड़ता है। ये था एक कोऑपरेटिव बिहेवियर। इससे सीखने को क्या मिलता है तो एक छोटा सा जीव कलेक्टिव इंटेलिजेंस दिखाता है। बायोलॉजी में ये सोशल बिहेवियर को समझने का एक अच्छा उदाहरण है। इस प्रयोग में हमें बताते हैं कि सूक्ष्म जीव भी जटिल काम कैसे करके कर सकते हैं।
इसके बाद आगे चलें तो अगली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ये पार्टिकुलरली वर्ल्ड की जो रिवर हैं किस प्रकार से ओल्ड CO2 को लीक कर रही हैं हवा में, इसके बारे में जुड़ा हुआ है। दुनिया की कुछ नदियाँ पुराने CO2 को हवा में छोड़ रही हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि नदियाँ हवा में जो कुछ CO2 छोड़ती हैं उसका करीब 60% हिस्सा बहुत पुराना कार्बन है, हज़ारों साल पुराना है। ये कार्बन डीप सॉइल में बंद था, लेकिन अब नदियों के जरिए बाहर आ रहा है। यहाँ पर कार्बन 14 है, इससे पता चलता है कि कार्बन कितना पुराना है। ये एक रेडियो एक्टिव रूप होता है। ओल्ड कार्बन मतलब बहुत समय पहले ज़मीन में बंद कार्बन। कार्बन साइकिल की बात करते हैं तो पृथ्वी पर कार्बन के आने जाने की प्रक्रिया कार्बन साइकिल कहलाता है। अब बात करते हैं कि कैसे करके पता चला है कि कार्बन पुराना है। वैज्ञानिकों ने नदियों के पानी में कार्बन 14 की मात्रा मेज़रमेंट करी। जितना कम कार्बन 14 था उतना ही पुराना कार्बन माना गया। इससे पता चलता है कि CO2 बहुत पुरानी मिट्टी या फिर ऑर्गेनिक मैटर से आ रही है। अब बात करते हैं कि ये खोज जो हुई है ये ज़रूरी क्यों है। अब तक कार्बन साइकिल मॉडल ये मानते थे कि ज़्यादातर CO2 हवा में पेड़ों और मिट्टी से ही आ रही है, लेकिन अब ये पता चल गया है कि नदियाँ भी बड़े लेवल पर पुराना कार्बन बाहर निकाल रही हैं, जो लैंड एब्जॉर्प्शन के बराबर हो सकता है। मतलब ज़मीन द्वारा कार्बन सोखना, मतलब क्लाइमेट चेंज को समझने में कुछ नुकसान की गणना नहीं हो रही है। तो यहाँ से हम लोगों को पता चलता है नदियाँ सिर्फ पानी अकेली नहीं बहा रही हैं, बल्कि पुराना ग्रीन हाउस गैस भी वापस हवा में छोड़ रही हैं। इससे पता चलता है कि हमें कार्बन अकाउंटिंग और क्लाइमेट मॉडल को और भी ज़्यादा बेटर बनाना पड़ेगा।